हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी सरफेस केमिस्ट्री के बारे में और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी हमने एडसॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो आपने रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, जेईई मेंस का है या नीट का है, तो उसके रिगार्डिंग आपने उसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है जो हमने फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन के डिफरेंसेस किए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में इस तरह का ग्राफ बनता है एक्सोग्राम टेम्परेचर के साथ, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में इस तरह का ग्राफ बनता है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, जिसमें हमने देखा था एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन किस तरह से वो वेरी करता है आपका प्रेशर के साथ। ठीक है, तो चलिए वो हमने कवर कर लिया है सारा अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की सरफेस केमिस्ट्री में, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, या कोलाइडल स्टेट क्या होती है। इस स्टेट को डिफाइन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, पार्टिकल साइज के बेसिस पर तीन चीजें हमारे पास आया करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। देखिए पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन है, इनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइड्स का साइज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर एंड सस्पेंशन वो होंगे जिनके पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखा है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। हमारा टॉपिक है अभी कौन सा, कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए अब हमने बात की सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे जो सॉल्यूट का रोल प्ले करेगा, सॉल्यूट होता है आपका विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट जो एक्ट करेगा दैट इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सन फेज इज लाइक सॉल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसी बेसिस पे कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक बार हम लिख देते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सन मीडियम। देखिए डिस्पर्स्ड फेज इज लाइक solute that will be present in small proportion and dispersion medium is like solvent which is present in more excess quantity में जो आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, आपके पास है डिस्पर्सन फेज है अगर आपका सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम भी है आपके पास सॉलिड। ठीक है, तो ये कोलाइड बनेगा कौन सा, इट इज नोन एज कोलाइडल सोल। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सोल बेसिकली एक्चुअल में क्या चीजें होती हैं सोल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आ गया आपका जैसे एलॉयज। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम आपके पास लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड को भी हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज सोल। ठीक है, एग्जांपल की बात करें जैसे पेंट्स है आप। ठीक है, तो आप इन कैटेगराइज से डिफरेंट एग्जांपल को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है मान लीजिए लिक्विड, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम है सपोज सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड दैट इज नोन एज जेल। अब जेल के रिगार्डिंग अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके पास जेली है या बटर है। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और अगर डिस्पर्सन मीडियम हम कंसीडर करते हैं जैसे मान लीजिए गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, ये उसी तरह का एग्जांपल जैसे आपके पास स्मोक है एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्या जाएगा, स्मोक। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, सच सॉल्यूशन आर नोन एज एरोसोल्स, दीज आर नोन एज एरोसोल्स। ठीक है, तो किस तरह से आपने कैटेगराइज करना है, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, what type of solution they will form, either that may be सोल, जेल और एरोसोल। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आपने याद रखना है कि सोल, जेल और एरोसोल्स आपके क्या हुआ करते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें सोल की, सोल है, जेल है और एरोसोल।
सोल की हमने जहां पर बात की थी, सोल में सॉलिड आपका डिस्पर्स होता है लिक्विड में। जेल की अगर हम बात करें तो जेल के केस में लिक्विड विल बी डिस्पर्स्ड इन सॉलिड एंड इन केस ऑफ एरोसोल लिक्विड विल बी डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो ये आप यहां से ध्यान रखना, सोल क्या है, जेल क्या है और एरोसोल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम तो आपको लग गया पता। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन बनाना है तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल में कुछ इंटरेक्शन होंगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन कैसी है उसके बेसिस पर दो टाइप्स आते हैं हमारे पास। कौन से? लायोफोबिक कोलाइड्स एंड लायोफिलिक कोलाइड। अब देखिए लायोफोबिक क्या है कि जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं है। ठीक है, लायोफोबिक, फोबिक मींस फोबिया, और लायोफिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। ठीक है, कि लायोफिलिक में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होंगी, जबकि लायोफोबिक में उस तरह की इंटरेक्शन नहीं होंगी। तो इसी बेसिस पे जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक में एग्जांपल आ जाएंगे आपके, जैसे आ गया आपके पास गम है, जिलेटिन है, या आपके पास गम जिलेटिन आ गया, स्टार्च है या प्रोटीन्स है। ठीक है, जबकि लायोफोबिक, लायोफोबिक कैसे होंगे, लायोफोबिक में आ जाएगा आपका जैसे FeOS थ्राइस है, आयरन ऑक्साइड, आर्सेनस सल्फाइड है, AS2S3। ठीक है, तो यहां से और आपने याद रखना है, देखिए लायोफोबिक क्या हो, जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शंस कम होंगी या नहीं होंगी, जबकि लायोफिलिक में इंटरेक्शंस ज्यादा होती है। ठीक है, तो लायोफोबिक जो है आपका वो नेचर में होता है इरिवर्सिबल, जबकि लायोफिलिक कैसे होंगे, नेचर में रिवर्सिबल। ठीक है, अब यहां से हम नेक्स्ट बात करेंगे कि लायोफिलिक हो गया आपका, लायोफोबिक हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन फेज, कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस तरह से होते हैं, उस बेसिस पर कैटेगराइजेशन तीन तरह से होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड, सेकेंड वन इज मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब देखिए मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है, मल्टीमॉलिक्यूलर नाम से पता चलता है आपको, मल्टी क्या है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बड़े साइज के पार्टिकल बनाएंगे, जो कि कैसे होंगे, कोलाइडल डायमेंशंस के। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी रहती हैं, वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ये मल्टीमॉलिक्यूलर क्लियर हो गया आपको। मल्टी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़े साइज के पार्टिकल बनाएंगे, दैट विल बी ऑफ अ कोलाइडल डायमेंशन। कोलाइडल डायमेंशन कितना हुआ आपका, 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, अब दूसरा आता है आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूलर। मैक्रोमॉलिक्यूलर में क्या होगा आपके पास, कि बड़े साइज के पार्टिकल हैं, बड़े साइज में फॉर एग्जांपल आपके पास है स्टार्च या आपके पास आ गया सेलुलोज। तो बड़े साइज के पार्टिकल को जब हम ब्रेक करेंगे छोटे साइज के पार्टिकल में, ठीक है, तो वो जो नए पार्टिकल बनेंगे उनका साइज होगा कोलाइडल डायमेंशन का। ठीक है, और थर्ड वन है आपका एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड में आपने याद रखना है व्हेन प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, की जब ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, बट व्हेन प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन दे विल एक्ट एज कोलाइड। ठीक है, यहां पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड कोलाइड में आते हैं आपके सोप मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास सोडियम स्टीरेट है या सोडियम पाल्मिटेट है। सोडियम स्टीरेट है आपका C17H35COONA पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे देखिए 17 कार्बन की चेन है, तो आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोकार्बन जो चेन हुआ करती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर होती है। ठीक है, और ये COO नेगेटिव, ये क्या बना आपके पास, इट इज अ पोलर ग्रुप, it is polar group and this Na positive that is known as counter ion। अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये 17 कार्बन की चेन है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये कैसी बनी आपके पास, इट इज हाइड्रोफोबिक टेल, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफोबिक
टेल, और ये क्या बनेगा आपका हाइड्रोफिलिक हेड। अब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, कि जो वाटर में मिक्सअप नहीं होंगे तो वो कौन नहीं होंगे, टेल। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो वाटर लविंग कौन होगा, ये हेड, ठीक है। देखिए जब ये कम कंसंट्रेशन में है, लेस कंसंट्रेशन में है, तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। बट जब एक्सेसिव कंसंट्रेशन है, तो जब आप इन सोप मॉलिक्यूल्स को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो वाटर कैसा है आपके पास, पोलर, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हेड कैसा है, पोलर, टेल कैसी है आपकी, नॉन पोलर। तो वाटर पोलर है तो इसका पोलर हेड ही वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बन के आया करता है इस तरह से, ये देखिए यहां पे देखिए इस सर्कल के अंदर कुछ जो पोर्शन है वो कौन सा आपका हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल क्या है, बाहर क्या है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोलर है, ठीक है। तो ये बना, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना दैट इज नोन एज मिसल, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, दैट इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर ये बनती है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। मिसल कितनी कंसंट्रेशन पे बनेगी, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर किस पे बनेगी, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। पोलर हेड वाटर की ओर है, देखिए नॉन पोलर टेल आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, इनमें प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके यहाँ पे कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। देखिए जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है आपका, सोप जो क्लोथ है वो किसकी वजह से खराब होते हैं, ऑयल्स की वजह से या ग्रीस की वजह से, ठीक है। अब ऑयल आपका कैसा है नेचर में, ऑयल इज नॉन पोलर, ठीक है। तो जब आप इसको डिटर्जेंट ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, डिटर्जेंट आपने थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस ऑयल ड्रॉपलेट के सराउंडिंग में इसी टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे, मिसल बना देंगे। किस तरह से, अब देखिए ये कैसा ऑयल कैसा है आपका, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर पार्ट इसके साथ क्या कर जाएगा, इस तरह से इंटरेक्ट कर जाएगा, और वाटर की ओर ये हेड आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लोथ को रब करते हैं तो ये ऑयल ड्रॉपलेट along with this micelle that will goes out, तो कपड़े आपके क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये तो आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, ठीक है। तो ये था आपका एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कोलाइड्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड में बात करें, अगर हमने मान लीजिए सल्फर का सोल बनाना है, ठीक है, किस चीज का बनाना है, सल्फर का, तो ये बन गया आपके पास सल्फर का सोल, ठीक है। अब यहां पे देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, सल्फर यहां से निकल गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हमने गोल्ड का बनाना है, AuCl3 लेते हैं हम, और SnCl2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, SnCl2 प्लस A, ठीक है। तो यहां पे क्या बना आपके पास, गोल्ड का सोल बन गया। ये रिएक्शन कौन सा बना आपके पास, दिस इज अ रिडक्शन। अगर हम फेरिक क्लोराइड लेते हैं और हॉट वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा FeOH थ्राइस प्लस HC। तो ये जो रिएक्शन है आपका ये कौन सा, इट इज हाइड्रोलिसिस। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, ये ब्लड रेड कलर का सोल बनता है। और इस बनाते कैसे, इसमें देखिए हॉट बॉइलिंग वाटर होता है, उसमें ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं हम फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो ब्लड रेड कलर का सोल आपके पास इस तरह से बन के आया करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए ये है आपके पास वाटर, यहां से हम ऐड कर रहे हैं इसमें FeCl3, ठीक है। ये बॉइलिंग वाटर होता है, जैसे आप FeCl3 को ऐड करते जाते हैं ये सॉल्यूशन आपका रेड कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट वो रेड कलर इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि उस स्टेज पे स्टार्टिंग में सोल नहीं बनेगा। तो सोल कब बनेगा आपका, जब आप एक्सेस अमाउंट में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास
फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पे, एक्सेस में आप FeCl3 ऐड कर रहे हैं, तो इसी FeCl3 का Fe3 पॉजिटिव आयन क्या एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट देखिए क्या काम करेगा कि जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड आपके पास बन चुका है, तो ये Fe3 पॉजिटिव आयंस आके इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गई इसकी कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, ठीक है, या पेप्टाइजेशन इसको हम बोलते हैं। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है कि जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में हम कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाया करते हैं उसके, इस तरह से वो सॉल्यूशन आपका एक तरह से कोगुलेट हो जाता है, या उसके क्या बन जाया करते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन के बारे में ही अगर हम बात करें यहां से कि मान लीजिए आपके पास यही सोल है, कोई भी है, पॉजिटिवली चार्ज सोल भी हुआ करते हैं आपके पास, नेगेटिवली चार्ज सोल भी हुआ करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज। और अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो जल्दी कोगुलेशन करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में मान लीजिए आपके पास है F3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव है आपके पास, 2 नेगेटिव है और Cl नेगेटिव। तो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इट मींस कि दिस PO4 नेगेटिव ये सबसे जल्दी एज कंपेयर टू सल्फेट एंड फ्लोराइड किसी भी पॉजिटिवली चार्ज सोल की कोगुलेशन क्या करवाएगा, फास्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करें, जैसे आपके पास है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, सोडियम 1 पॉजिटिव, तो किसी भी नेगेटिवली चार्ज सोल की कोगुलेशन कौन जल्दी करवाएगा, ये, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन दीज आर रिक्वायर्ड फॉर नेगेटिवली चार्ज सोल, और ये किसके लिए, फॉर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये थी आपके पास कोगुलेशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट एक टर्म आया करती है आपके पास, दैट इज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, जैसे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है, हमने क्या करना है, उसकी इस तरह से जो कोगुलेशन हो रही है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। जैसे आपके पास लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें एडवांस में ही लायोफोबिक कोलाइड डाल देंगे, ठीक है। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। तो लायोफोबिक के जो पार्टिकल होंगे वो इसके सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट अब इसकी कोगुलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गोल्ड नंबर होता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, तो यहां पे लायोफोबिक कैसा हुआ, प्रोटेक्टिव मींस ये क्या कर रहा है, लायोफिलिक की कोगुलेशन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट हमें इस प्रोटेक्टिव कोलाइड का रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर, ठीक है। अब गोल्ड नंबर के बेसिस पर अगर हम बात करें, गोल्ड नंबर कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपका देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो गोल्ड नंबर से आपने याद रखना कि जिसका गोल्ड नंबर कम है, ठीक है, कि किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर कम है, ठीक है, तो वो आपका बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ठीक है। अब बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड की अगर हम बात करें, जैसे आपके पास जिलेटिन होता है, तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर कम होता है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, आपके पास जैसे स्टार्च है और स्टार्च में जैसे आपके पास ग्लू है, ठीक है, तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर कम होता है, जबकि स्टार्च और ग्लू है आपके पास तो उनका गोल्ड नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इट मींस कि गोल्ड नंबर कम है तो उसकी प्रोटेक्टिव नेचर क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों को। सरफेस केमिस्ट्री से कई बार प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है, कौन कोगुलेशन जल्दी करवाएगा, गोल्ड नंबर किसका ज्यादा है, ठीक है, यहां से एज इट इज आपको क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं, ठीक है। इस बार दूसरा आपने याद रखना, जैसे आपके पास सोल की अगर हम बात करें, पॉजिटिवली चार्ज सोल है या नेगेटिवली चार्ज सोल है, जैसे आपने देखा आर्सेनस सल्फाइड, आर्सेनस सल्फाइड आपका नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, ठीक है। अब आपने इनको याद रखना है कि कौन आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे और कौन आपके नेगेटिवली चार्ज सोल हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है, किसी को भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप मान लीजिए जैसे आपके पास बेसिक डाई है,
मिथाइलिन ब्लू, तो याद रखना मिथाइलिन ब्लू आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। या बेसिक जितनी भी होंगी डाइज हैं, बेसिक जो कंपाउंड है मेनली वो आपके कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जबकि दूसरी ओर आपके एसिडिक होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सल्फर है या सल्फाइड है, सल्फाइड में जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का हमने एग्जांपल देखा, आयरन सल्फाइड आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां भी ये कैसे होंगे, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जैसे आपके पास है कॉमन एग्जांपल के बाद गम है, जिलेटिन है और स्टार्च, तो गम जिलेटिन स्टार्च भी आपके नेगेटिवली चार्ज सोल हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री सबसे इजी चैप्टर है आपका और वहां से कई बार एज इट इज क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि यहां से क्वेश्चन निकालना और स्कोर करना आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। थैंक यू।